बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नमरा तारिक और एबीएन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस्लामाबाद वालों के लिए एक बड़ी खबर है। वो ये कि कल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क पी सुहावा रोड पर मुनाल समेत तमाम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की जब आप बात करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले मुनाल आता है, मुनाल रेस्टोरेंट आता है या फिर फैसल मॉस्क आती है। तो ये 2-3 जगह इस्लामाबाद की इंतहाई अहम है। इनको इस वक्त मुनाल और उसके आसपास जो आप कह सकते हैं इसके करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल इसकी समाअत की और इसमें जो सीडीए के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ था, उनका ये बताना था कि हमने मागला नेशनल पार्क में तमाम तामीरात पर रिपोर्ट दी है, जिसको चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किया और फिर उन्होंने कहा कि सीडीए की रिपोर्ट में स्पोर्ट्स क्लब या फिर पार्क चाइना सेंटर, आर्ट्स काउंसिल और नेशनल मॉन्यूमेंट का नाम भी शामिल है। तो क्या हम नेशनल मॉन्यूमेंट को या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गिराने का हुक्म दे दें? ये सीडीए की ईमानदारी है। और जो सर्वे है उसमें बताया गया है एक और उसके अलावा ये खबर थी जी इम्पोर्टेंट इस्लामाबाद वालों के लिए। अच्छा, एक और इंतहाई अहम खबर है, वो ये कि पाकिस्तान में किसी और चीज़ में इजाफा हो ना हो, डेवलपमेंट हो या कोई भी शोबा है, कुछ और इजाफा हो, अच्छी खबर कुछ बढ़ने की हो ना हो, गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। ये सर्वे है जिसमें बताया गया कि गधों की तादाद 59 लाख तक जा पहुंची है, जबकि गुज़श्ता माली साल में ये जो गधों की तादाद थी वो 58 लाख थी, यानी कि 1 लाख गधे इस साल हमारे मुल्क में बढ़े हैं। और साल 2021-22 में जो तादाद थी वो 57 लाख थी। तो हर साल ये 1 लाख की तादाद से ये जो गधे हैं हमारे मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो ये सर्वे है इसके मुताबिक ये 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और घोड़ों की तादाद में भी इजाफा नहीं हुआ है। इसके अलावा दीगर कुछ जानवर हैं, उनकी बात अगर की जाए इसके मुताबिक, इस इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 1 साल में ऊँटों की तादाद में भी इजाफा नहीं हुआ, जबकि 1 साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ और भेड़ों की तादाद में 1 साल में 40 लाख रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सो वो याद आ गया मुझे कि आप दुआ करें कि ये भेड़ें जो हैं काली भेड़ें ना हो, जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, ये दूसरी भेड़ है शायद। शोएब शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ ग्रीन सिग्नल दिया गया, वो क्या ग्रीन सिग्नल है उन्हीं से जानते हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शोएब साहब, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए। व्हाट मेड पीटीआई डू दैट? देखिए ना, उसमें तो ज़ाहिर अभी शराइत तो आएंगी, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है तो आप कौम को लीड करें और आप गुफ्तगू शुनीद करें, तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने उसके बारे में और खोज करने के बाद इसका आपकी अपनी लीडरशिप को इजाज़त दे दी है कि थ्रू अचक रज़ाई साहब वो गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ करेंगे। अगर वाकई दूसरी पार्टियां सिंसियर हैं या वो झूठ बोल रही हैं, जो कि हमें तो यकीन, मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि ये किसी भी लिहाज से लॉयल और सिंसियर हैं अपनी इस मुज़ाकरात की दावत पे। क्योंकि आपने देखा था कि जब 2022 में भी ये हर रोज़ एक बयान दागते थे कि अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ो और नेशनल असम्बली का इलेक्शन ले लो। जब हमने उनको एक वार्निंग दी कि 1 महीने बाद हम तोड़ेंगे, इस दौरान अगर बात करनी है, कोई भी जनरल इलेक्शन के लिए बात करना हो, कहते हैं हम तो झूठ बोलते थे। तो इन लोगों के, बेईमान लोगों का तो ना दीन है, ना ईमान है, ना कोई अहद पैमान है कि कोई ज़बान करें और उस पर कायम रहें या कोई वादा करें तो उस पर कायम रहें। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि मुझे अभी भी इन पर यकीन तो नहीं है, मगर ठीक है, इन गुडविल जेस्चर के तौर पर खान साहब ने अच्छा फैसला किया है। मैं समझता हूँ कम से कम कोई ये ना कहे कि आपने अपनी एक जो जिम्मेदारी थी वो अदा नहीं की, या उस हवाले से आप जो सुप्रीम कोर्ट का मशवरा था आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पे अमल दरामद कर रहे हैं? जी, अपेरेंटली ऐसे ही नजर आता है। अच्छा, तो ये आप ठीक, अच्छा, ये जो मुज़ाकरात आप करने जा रहे हैं, ये आपकी बात के मुताबिक आप पॉलिटिकल पार्टी से करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से ही होगी ना। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो अब हमारी गुफ्तगू शुनीद ऑलरेडी जारी है ना, सिवाय इन 3 कठपुतली हुकूमतों के
जो हमारे मैंडेट पे कब्जा करके बैठे हैं, PMLN पीपल्स पार्टी और MQM, इन तीन के अलावा तो सबसे हमारे मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और जारी भी हैं। उसके अलावा उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करना है और किन टर्म्स पे करना है, क्या करना है, अभी उसकी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। जिसमें पहली शर्त यह है कि हमारे मैंडेट की वापसी, और जो हमारे बेगुनाह लोगों को जिस तरह तशद्दुद कर रहे हैं और लोगों को चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं, जिस तरह लोगों के ऊपर नाजायज मुकदमे बना रखे हैं, उनकी वापसी होगी। और ये शराइत के साथ मेरा ख्याल है चकजई साहब इसमें हेड करेंगे इन मुज़ाकरात को। अब देखते हैं कि आगे किस तरह मामला चलते हैं। तो तहरीक इंसाफ अब क्या समझती है कि हुकूमत जो आपके डिमांड्स हैं मैंडेट पे भी गौर करेगी और साथ ही जो असीरान की रिहाई है उससे मुतालिक अभी इख्तियार आ चुके हैं हुकूमत के पास? क्योंकि आप लोगों के ही मुताबिक ये तो कठपुतली हुकूमत है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, सो मुज़ाकरात करने का इनके साथ कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हमें तो अभी भी यकीन नहीं है। पहली तो ये यकीन नहीं है कि ये बाख्तियार हैं। दूसरा ये भी यकीन नहीं है कि ये लॉयल भी हैं, को बात करने का नीयत भी रखते हैं, क्योंकि ये बेईमान हैं, ये डिसऑनेस्ट हैं। इन्होंने आज चौथा मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, जबकि दुबई लीक्स आई और गुजर गई, जिसमें इनका सारा खानदान, ये सारे जो भी नजरदारी हो या शरीफ फैमिली हो, ये करप्शन में बुरी तरह मुलव्वस है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लेके चले गए। $12.5 बिलियन के एसेट्स आए हैं। एक कोई बताएं कि कोई नोटिस किसी को हुआ हो? पूछने वाला कोई नहीं। और उसी तरह गंदम स्कैंडल आया, एक रुपए के पीछे, डॉलर के पीछे ये मर रहे हैं। और $1 बिलियन का उन्होंने वो यूक्रेन से गंदम वो जंग ज़दा और ख़राब वाली ली, और यहाँ अब पास्को जो है वो उसको डैमेज करके उसको थ्रू एडवर्टाइजमेंट बेच रहा है। जनाब आए, ये डैमेज है, थोड़े बहुत पैसे लें तो हमसे उठा के ले जाएं। और जो किसान है वो जलील होकर रह गया, उसको 3900 पैसा तय किया, जो कि वो भी कम था, मगर उससे खरीदारी करने के बजाय उसको मजबूर किया गया वो 2000-2500 भी बेचे। तो ये इनकी ना कोई पॉलिसी है, ना इनकी कोई नीयत है अपने मामला दुरुस्त करने की। हमें इन पर कोई भरोसा नहीं है, मगर हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं। ये नहीं कहना चाह रहे कि जी हमने कोशिश नहीं की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ना लोगों के साथ, लोगों से तो ये बदले ले रहे हैं। उनको पता है कि पब्लिक एट लार्ज जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये कठपुतली फॉर्म 47 की पैदावार है। 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टरशिप लेके बैठे हुए हैं, और इनको पता है कि जिस दिन भी फेयर तहकीकात होंगी ये धड़ाम से गिर जाएंगे, और फॉर्म 45 जो है वो इनके गले का फंदा और तोख होगा। जिस दिन इनको फंदा पड़ेगा ये न सिर्फ गिर जाएंगे, अगले जान तो अल्लाह ने इनसे पूछना ही पूछना है। क्योंकि जिस तरह कलमे के नीचे खड़े होकर, अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर उन्होंने झूठा हल्फ लिया है, इनको भी पता है। अब देखा है इस्लामाबाद की सीटों पे कैसे इस्लामाबाद के जस्टिस जहांगीरी साहब ने जब बुलाया, आए जी फॉर्म 45 लाएं, जवाब लाएं, एफिडेविट लाएं, भाग गए। और वो जिन्होंने जो जुर्म में शरीक जुर्म है इनका, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद भाग गए जी हमें बस इनसे बचा लो। वो खुद अपने आप को भी बचाने के लिए, रिटर्निंग अफसर को भी बचाने के लिए और इनको भी बचाने के लिए वो सारे इकट्ठे हो गए। जनाब इस जज को हटा दें, कोई रिटायर्ड जज लगा दें। तो ये तो इनका कैरेक्टर है और ये इनकी पोजीशन है। आगे देखते हैं कि कब तक ये सस्टेन कर पाते। अच्छा सर, ये जो आपने महमूद खान साहब की सरबराही में इत्तेहादियों के जरिए, मतलब आप लोग मुज़ाकरात के लिए आप लोगों ने ग्रीन सिग्नल दिया है, महमूद खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने चाहिए या पॉलिटिकल पार्टीज के पास, या फिर आपने उनको अभी टाइम दिया डिसाइड करने के लिए? देखिए, अभी तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी, वो इनके जो बहुत सारी जो चीजें हैं उनको बारे में अभी डिस्कशन होगी। मगर इमरान खान साहब ने चूंकि ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं, तो अब ये हर्डल तो दूर हो गई है कि हमने किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि बाकी तो चीजें तय होंगी ना जी, वो हम बैठेंगे, हमारी टीम बनेगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ चीजों को डिसाइड करेगी, फिर दूसरी पार्टी के साथ मुज़ाकरात होंगे। अब देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, इस्लामाबाद के जो हल्के हैं तीनों, उनसे मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इंपॉर्टेंट है, जज को तब्दील कर देना तहफ़्फ़ुज़ात की बेसिस पर। तारिक फजल चौधरी और उन सबको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर आप क्या करने जा रही है? तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात कुछ भी नहीं थे। जज ने कहा, कानून के मुताबिक 7 दिन में उन्होंने जवाब देना होता है। जज साहब ने कहा जी आप पहले टाइम दिया 18 दिन का, आप इसमें जवाब दे दें, नहीं दिया। आए जी बड़ी मिन्नतें की कि जी हमें और टाइम दे दें। उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि अगर 7 दिन से ज्यादा टाइम देंगे तो डे टू डे हियरिंग होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा हर तारीख का।
अदालत ने इनको फिर 9 दिन दे दिए, 29 तारीख दे दी, 29/5, और फिर नहीं आए। फिर आके टाइम मांगा कि साहब अब फिर टाइम दे दें। फिर अदालत ने इनको 8 दिन टाइम दे दिया। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि अगर ये फॉर्म 45 असल लाते हैं तो उसके मुताबिक वही असल है जो मेरे पास है, जो मुस्तफा खोखर के पास है, जो जमात इस्लामी के पास है, जो TLP के पास है, जिसके मुताबिक मैं 53,000 की लीड से जीता हुआ हूँ। और अगर ये वो नहीं लाते, कोई फोर्ज बना के लाते हैं जो कि जैके रिटर्निंग अफसर के साथ मिली भगत करके इन्होंने बनाए थे, तो उसका ये होगा कि सीधे जेल जाएंगे और एफिडेविट भी होगा और सारी जिंदगी के लिए उनका सियासत भी खत्म होगी और जेल भी जाएंगे। अब वो इस बात से डर रहे हैं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं है। अच्छा, अभी तक तो जज ने कोई ऑर्डर ही पास नहीं किया। एक लिहाज से इनको फेवर की है, ग्रेस दी है कि जनाब आप ये 18 दिन पहले ले लें, 7 दिन का टाइम था। फिर कहा फिर डे टू डे हियरिंग होनी है और लाख रुपए जुर्माने के साथ। फिर कहा जी आप 9 दिन ले लें, फिर कहा 8 दिन ले लें, फिर अभी 15 दिन और गुजर गए हैं, अभी तक उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को रोक दिया है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और नए ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा ये, अब उसी पुराने ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगा। मगर अभी देखते हैं, अभी ऑर्डर कापी नहीं आई, तफसीलात क्या आती हैं। लेकिन ये बात तय है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, इनको आना पड़ेगा बिल आखिर। असल में ये कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते। अगर यहाँ 3 केसेस का प्रेसिडेंट सेट हो गया तो ये पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आज बजट पेश होने जा रहा है जी, सुन तो यही रहे जी। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आवाम के लिए कोई रिलीफ की या खुशखबरी शामिल हो सकती है आवाम के लिए? बिल्कुल नहीं। बात यह है कि इनके पास ना कैपेसिटी है, ना वो क्या कहते हैं स्किल है, ना इनकी विल है। इसलिए कि ये इन लोगों को जब भी कोई मुसीबत आएगी, इन्होंने तो जहाजों में बैठना है, जाकर के एवन फील्ड अपार्टमेंट दुबई या कहीं ना कहीं वहां जाकर बसेरा करना है। जिनका मरना जीना इस मुल्क में नहीं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ इस मुल्क में नहीं, जिसकी औलादें यहाँ इस मुल्क में नहीं, जिनका इलाज यहाँ इस मुल्क में नहीं, उनका आपके पाकिस्तानियों से कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा लें, 9.5 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। लास्ट 2 ईयर्स सबसे ज्यादा हुए हैं और अभी अगले 1 साल में उनकी प्रेडिक्शन है कि 1.5 करोड़ अफराद मजीद जाएंगे। और आज आप अपने घर में रहते हैं मगर आप घर का बिल अदा करते हैं, किराया अदा करते हैं बिजली के बिल की सूरत में, गैस के बिल की सूरत में। ये कोई इंसानों वाला रवैया ही नहीं है। पूरे आप साथ वाले आप मुल्कों में उठा लें, कहीं 2% है, कहीं 3% है, 3 रुपीज है बिजली के यूनिट की, यहाँ आप 70 रुपए पे पहुंचा चुके हैं। और पता नहीं शोएब साहब, एक और मसला भी है। पीपल्स पार्टी हमें कुछ नाराज दिखाई दे रही है। खुर्शीद शाह साहब ने भी कल कहा और हसन मुर्तजा की भी बात सामने आई है ये बजट पे कि हमसे कोई डिस्कशन नहीं हुई है, हमारे मशवरे के बगैर ये बजट पेश किया जाने जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हुकूमत की कोई नाकामी होती है तो हम भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो इसलिए हमसे डिस्कशन करना जरूरी था। ये पीपल्स पार्टी क्या एक बार फिर से बैकफुट पे खेलने की कोशिश कर रही है या असल में कोई मसाइल है? ये इनके अपने सिर्फ मफादात होते हैं। 2022 में भी इन्होंने यही किया था, 2023 में भी यही किया था। अपने कोई मुतालबात होते हैं वो पूरे कराते हैं, अंदरूनी अपने मफादात के वो पूरे करके उसके बाद ये इनका सारा कुछ देखना। जिस तरह ये हत्या की इज्जत बिल में साथ नहीं थे ना, छुट्टी लेके 2 दिन की, वो उसको कानून बनवा दिया। इन्होंने वही काम करना है, ये भी वही कठपुतली हैं और एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट कैपेसिटी नहीं है, ना इन्होंने कोई सिर्फ सियासत करनी है। और इस झूठ और फ्रॉड के जरिए जो खुद इन्होंने सीटों पे कब्जे किए हैं, ये आ गए हैं, अपना बस प्रेसिडेंसी ले ली, चेयरमैन सेनेट ले लिया, बाकी ओहदे ले लिए, बस अपना मजे कर रहे हैं। बस इनका यही काम है और बोलते भी जाओ ताकि अगर कोई पूछे तो कहे जी हमने तो बड़ा एतराज किया था और बड़ा एहतजाज किया था, उसी तरह जिस तरह तक इज्जत बिल के साथ किया। तो बड़े स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, ये करेंगे, हम पास नहीं होने देंगे। इनकी जरूरत है कि अगर ये पास ना होने दें, 1 दिन के अंदर इनकी हुकूमत गिर सकती है। ये सारे कठपुतली हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई लॉयल्टी इनकी नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। ये मुल्क, लोग, पब्लिक, आप जाकर सिंध में देखें, मैं होकर आया हूँ कई दफा, लोग इंसानों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये लॉयल और सिंसियर होते, वहाँ 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, क्या उन्होंने लोगों को दिया है? इन्होंने ना कुछ देना है, ना कुछ करना है, ना इनकी नीयत है। ये भी उसी का हिस्सा है। चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, तो ए पार्ट और बी पार्ट। एक पब्लिक को ज्यादा दबा रही है तो दूसरी कम दबा रही है, तो मगर बात काम वो एक ही कर रहे हैं।
चलें जी, शोएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत। नाज़रीन, ग्रीन सिग्नल दे दिया इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में। अब मुज़ाकरात होते किससे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से, और क्या वो नतीजा खेज साबित भी होते हैं या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। आज बजट पेश होने जा रहा है। आज का दिन इंतहाई अहम होगा हम सब के लिए। आइंदा माली साल का जो बजट है 2024, उसमें अगर बात की जाए तो 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल ये वफाकी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और बजट में जो सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये मैं जो चीज़ें, जो नंबर्स फिगर्स आपको बताने लगी हूँ, ये एक्सपेक्टेड है। जो हमारी खबरें हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक तो यहाँ पे इससे पहले बताती चलूँ। एनी हाउ, टैक्स जो वसूली है उसका हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जी बजट में सूद और कर्जों की अगर बात की जाए सो सूद और कर्जों में भी अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया है। और तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान है। वफाकी टैक्स रेवेन्यू 12.9 ट्रिलियन रुपए के लगभग मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। जबकि पेट्रोलियम लेवी की बात की जाए तो उसकी मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के है। और पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूशन पेंशन जो सिस्टम वो मुतारिफ करवाने का इम्कान। और रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत भी 10 या 15 साल और इसमें आप कह सकते हैं कि कम्यूटेशन कम किए जाने का इम्कान भी है। अच्छा, इन पे डिटेल से बात करने के लिए, तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी काशिफ शबीर है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के। और साथ ही हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं करीम अजीज, जो कि चेयरमैन है FPCCI के। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। आज बजट पेश होने जा रहा है, तो जी पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल दिन भी है बजट का। अवाम के लिए क्या हुआ, अच्छा, उसूली तौर पे होना आसान चाहिए ताकि होना फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि friendly 3-4 होना साल से जो पाकिस्तान की इकानमी है उसको बड़ा डिप्रेस है। हमें रिवाइवल के लिए एक अच्छा बजट देना चाहिए अवाम को गवर्नमेंट के चाहिए कि अच्छा बजट दे। अब देखते हैं जी, काफ़ी चीज़ें सुनने को हैं, लेकिन हमारी ऑफिशियल्स काफ़ी मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, हमारी वज़ीर ख़जाना से हुई हैं, इंडस्ट्री से हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमने FPCCI बिहाफ पे जो प्रपोज़ल हमने दिए हैं उसके काफ़ी हमने उसको थिंक्स टैंक्स ने उसको मिन्यूटली चेक किया और हमने गवर्नमेंट को पेश किया। और मैं पर्सनली भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की मैंने, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह जितना वो अच्छा हो सका हम करेंगे। तो उसके लिए तो हमने जो हमारी प्रपोज़ल थी मेन तो इंडस्ट्री के ऊपर थी, इंडस्ट्री की रिवाइवल कैसे हो सकती है, और दूसरी एक्सपोर्ट के ऊपर थी। तीसरी प्रपोज़ल थी हमारी कि हम एग्रीकल्चर के बेस जो है हमारा कैसे वार्डन हो सकता है। तो उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट देखे और इसके हिसाब से हमारे जो बजट पेश करे, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो रिवाइवल हो जाए। इंडस्ट्री रिवाइवल का अगर आप पूछेंगी कि क्या इसमें होना चाहिए, सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाल ही में 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने इसको 1.5% डिक्रीज़ किया है, जो कि बहुत ही थोड़ा इंडस्ट्री के लिए, इसलिए कि इन्फ्लेशन रेट था 30-31%, वो डिक्रीज़ हो के इस वक्त 10.7 के करीब आ गया। दैट इज़ अप्रिशिएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं वो अप्रिशिएबल हैं, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्री के रिवाइवल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 से 16% जो हमने रिकमेंड करके भेजा है फेडरेशन की तरफ, उसके ऊपर लेके आएँ इमीडिएटली, ताकि इंडस्ट्री को जो इतने हैवी इंटरेस्ट के साथ इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल है। 20.5% है, प्लस 3% का बैंकिंग चार्जेस होते हैं। फिर भी ये 23.5% पे चला जाता है जाके।
तो यो वर्कआउट नहीं हो सकता इससे। उसके दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आज जो पैरेलल इकानमी चल रही है अनडॉक्यूमेंटेड, जो उसमें पैसा जो रोल हो रहा है वो मोर देन डबल ऑफ हमारी इकानमी है। लोग क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं, बैंक में 20% 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है आपको, तो वो क्यों इंडस्ट्री में लगाएंगे, क्यों कारोबार करेंगे? ये इससे जब नीचे आए इन्वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट होगा, साइकिल चलेगा, इकानमी चलेगी, पैसा अंदर आएगा, तो अदरवाइज सर्कुलेशन नहीं है ना, सर्कुलेशन बिल्कुल डेड हुई है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अगर कंट्रोल करना है तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेन थिंग है, इसको नीचे लेके आना चाहिए। ठीक है। अच्छा काशिफ, आपकी तरफ आती हूँ, बताइएगा आज बजट पेश होने जा रहा है, अवाम जाहिर है अभी वो हम जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं शायद वो इतनी आसानी से अंडरस्टैंड ना करें, अगर कुछ सादा अल्फाज में आप बता सकें कि कहीं ना कहीं जाके अवाम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज बजट में हुकूमत करने क्या जा रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हम सब जानते हैं कि मुश्किल वक्त है हुकूमत के लिए, और पॉलिसी को ऐसा बनाना पड़ेगा हुकूमत को कि थोड़ा ये कंज्यूमर फ्रेंडली हो। हमारा मसला, सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त है इन्फ्लेशन, जिस तरह करीम अजीज साहब ने बात की, और समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है ना वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जितनी आप कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे उतनी इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, उतनी चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपने नीचे लेके आना है। गवर्नमेंट इस दफ़ा जो भी फैसले करने जा रही है बजट के अंदर, उसमें ये देखना होगा कि क्या कॉस्ट को वाकई कम करेगी कि नहीं करेगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉस्ट का है वो है एनर्जी। हमारी जो इंडस्ट्री नहीं चल रही, जो हम कंपैटिटिव नहीं है दुनिया में, वो इस वजह से क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाने की जो है वो अशद ज़रूरत है गवर्नमेंट को। अगर तो गवर्नमेंट ने कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स ना लिए अपने ऊपर, अगर गवर्नमेंट ने जो है कॉस्ट को नीचे लाने के काम ना किया, तो फिर इंडस्ट्री के लिए फिर मुश्किल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस वक्त पाकिस्तान का है, जिस पे इंडस्ट्री चल रही थी, जो अब वो है रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन का शोबा, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुआ है। वहां पर गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन के शोबे को, एक शोबे को अगर चला देंगे, तो आप समझेंगे तकरीबन 20 से 25 वेंडर इंडस्ट्रीज जो हैं वो साथ के साथ चल पड़ेंगी। और अच्छा, जब ये मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे ये पूछ रही हूँ, जब ये आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट को सिर्फ चला देने से क्या मुराद है आपकी? चुराने से मुराद ये है कि जो प्रेशर डाला हुआ है आपने रियल एस्टेट के ऊपर, जो आपने ये डाला हुआ है कि जी आप एक्स्ट्रा टैक्सेस डाल देंगे उसके ऊपर, 7E का जो फॉर्मूला है वो डाला हुआ है। अच्छा, रियल एस्टेट तो ऑलरेडी बहुत कम टैक्स दे रहा है। रियल एस्टेट के शोबे के मुताबिक, उसके मुकाबले में तो दीगर शोबे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तनख्वाहदार तबके से ज्यादा पैसे निकाले जाते हैं। होता है कि आपने इकोनॉमी के अंदर वाइब पॉजिटिव देनी होती है। आपने ये लोगों को बताना हो कि होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए बैठी हुई है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो फैसिलिटेशन की होगी, ना कि चीज़ों को रोकने की होगी। इसी जो डरावा है ना, जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं वो लाने की ज़रूरत है। स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाकर पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इन्वेस्टर को वो माहौल, साजगार माहौल नहीं देते, वो साजगार माहौल लाने की ज़रूरत है। देखें, इस वक्त हमारा जो जीडीपी ग्रोथ जो है, जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया है, वो 2.38% के करीब है। एग्रीकल्चर जो है वो आपकी इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रही है। इस वक्त तकरीबन 6.5% की ग्रोथ नज़र आ रही है हमें एग्रीकल्चर के अंदर, और एग्रीकल्चर की वजह से आपका जीडीपी ग्रोथ आई हुई है। तो इसलिए इस पॉजिटिव ट्रेंड को, पॉजिटिव वाइब्स को काशिफ की अब आपकी आवाज़ से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कनेक्ट करते हैं। सर, आपकी एक्सपर्टीज़ है जी, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, अब इन शोबों में कि आपकी जो आज की तफसीलात हैं बजट में क्या होने जा रहा है इन तीनों शोबों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तो है ही ज़रूरी मुल्क। अभी इंडस्ट्री हम बात कर रहे थे, उसमें मैंने ये भी करना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है, इसमें बिजली का जो भुगतान है इस वक्त 16 सेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त जो हमारे कंप्यूटर रीजनल कंट्रीज 6 सेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि 4 सेंट पे कैसे आना है। हम अभी तक इधर ही फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट इधर ही फंसी है कि 16 सेंट पे इनको बिजली दो। इस तरह 16 सेंट पे बिजली देंगे तो सर्वाइवल कैसे होगा, कैसे हम कम्पीट करेंगे, कैसे रीजनल कंट्रीज़ को हम कम्पीट करेंगे।
इलेक्ट्रिसिटी का फुकदान बहुत ज़्यादा है। तो साथ ही मैं ये भी कहूँगा जो सोलर पैनल सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट हमने रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर कुछ सेल टैक्स वगैरह नहीं आना चाहिए। ये इसको क्योंकि इस वक्त 8000 मेगावाट जो ना सोलर पैनल जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 3,500 मेगावाट इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं। इसको फ़रोग देना चाहिए गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बिजली के मसले के लिए कल वर्ल्ड बैंक से भी ना दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसे आने की इत्तलात मौसूल हुई। 1 बिलियन का बात चला में। तो ये बेहतरी आएगी? नहीं, वो आएगी, ज़रूर आएगी। जो नेट प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं इस वक्त, दासू पड़ा हुआ है, बादशाह डैम है, उसमें काम स्लो हुआ है, पैसा नहीं है। अब ये $1 बिलियन आएगा, उसमें रिवाइवल आएगी। सबसे पहले अल्लाह करे वो सी पे इन्वेस्ट हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और ना चीज़ पे हो जाए। नहीं तो ये प्रोजेक्ट्स इसी तरह चले रहते हैं। देखो, ये इस वक्त पाकिस्तान के नहाय ज़रूरी है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हाइडल, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें दें कि सबसे कम प्राइस उसकी है। उसके बाद ये सोलर आपका आ गया, विंड आ गया, अल्टरनेट एनर्जीज के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना होगा। काशिफ सॉरी माजरत के साथ, काशिफ आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप बात कर रहे थे। जी, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि देखें, असल प्रॉब्लम ये है, जिस तरह अभी सारी डिस्कशन हो रही है, घूम घुमा के बात वहीं पर ही आती है कि हमें ये जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। हमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको नीचे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपका इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा, आपकी इकॉनमी नहीं चलेगी, क्योंकि वही हैं जो असल जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है वो चलनी है। इस वक्त पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपका एग्रीकल्चर में बूम है। एग्रीकल्चर में आपके जितने भी कैश क्रॉप्स हैं, वो सारी की सारी कैश क्रॉप्स आपकी जो हैं इस वक्त इन अबंडेंस हैं। और हमारे पास कल के सर्वे में भी पॉजिटिव चीज अगर कोई है तो वो यही सामने आई थी कि एग्रीकल्चर के शोबे में बेहतरी सामने आई है। लेकिन इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। देखें, अगर हम वीट की बात करें तो इस वक्त वीट जो है वो आपके पास तकरीबन कोई 31 मिलियन टन जो है वो हमारे पास मौजूद है गंदम, जो कि पिछले सालों में तकरीबन 28-28.5 मिलियन टन होती थी। अब वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। ऐसी साजगार, जिससे मैं बार बार कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ कि साजगार माहौल बनाने की जरूरत है कि हम इसी चीज को वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। आपकी एक्सपोर्ट तकरीबन 25-26 बिलियन डॉलर के करीब है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, आपके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज मुल्क के अंदर नहीं आएगा, कोई भी पॉलिसी बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए इन चीज़ों को पॉजिटिव इकदाम को करने की जरूरत है, इंडस्ट्री की तरफ जाने की जरूरत है। इंडस्ट्री को साथ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री चलेगी तो ही आपका मुल्क जो है वो पॉजिटिव तरीके से चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और फैसिलिटेशन, बार बार एक चीज़ आती है, वो है फैसिलिटेशन की। आपको ये ड्रामा निकालना, आपको नहीं लगता कि असल मसला एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है इसमें प्रोडक्शन का नहीं है? पैदावार ऑब्वियसली रिपोर्ट के मुताबिक भी हमारी ठीक है, पाकिस्तान है ही ज़राई मुल्क, लेकिन फिर भी हम वीट क्राइसिस जैसे या इसी तरह के मसाइल का शिकार हैं। तो एक्सपोर्ट तो तभी बढ़ेगी ना जब हम लोग, बल्कि हमारी अपनी गवर्नमेंट ने खुद ही अपने किसान से नहीं खरीदा है गंदम, तो वो बेचारा रुल के रह गया इस मुल्क में। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि यहाँ पे अपना किसान जब खुश नहीं होगा तो हमको एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। नहीं, देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि क्या आपने रॉ प्रोडक्ट बाहर भिजवा देना है। फॉर एग्जांपल गंदम की बात करते हैं तो क्या आपने रॉ बाहर भिजवा देना है या आपने वैल्यू एडिशन करके बाहर भेजना है? हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन की तरह इंपोर्ट हम कर रहे थे पिछले सालों में, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है इन अबंडेंस है और हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, बल्कि हमारे पास एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो पड़ा है, एक्सेस गंदम पड़ी हुई है हमारे पास। इसको हम वैल्यू ऐड करके आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने नेबरिंग मुल्कों के अंदर। लेकिन पॉलिसी की कंसिस्टेंसी यहाँ पर चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक साल इजाज़त दें एक्सपोर्ट करने की, अगले साल आप एक्सपोर्ट को बंद कर दें, इंपोर्ट एक साल करें, अगले साल इंपोर्ट बंद कर दें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ें खुली होनी चाहिए और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से इंडस्ट्री जो है वो अपनी पॉलिसी को ड्राफ्ट कर सके। जब तक आप वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे, आपका सक्सेस हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया वैल्यू एडिशन की तरफ जा रही है, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को चलाना होता है। हमारा जो, जिस तरह आप बार बार कह रही हैं कि एग्रीकल्चर में अगर हमें पॉजिटिव चीज नजर आ रही है तो इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है, और यही मौका है कि गवर्नमेंट इससे बेहतर पॉलिसी बना ले। गंदम की आपने बात की कि किसानों से नहीं ली, बिल्कुल गंदम ने किसानों से नहीं ली सरकार ने, लेकिन इसको ओपन मार्केट की तरफ गवर्नमेंट लेकर जा रही है। ओपन मार्केट मैकेनिज्म सामने लेकर आ रही है,
जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में इसका बेहतर ट्रेंड की तरफ हम जाएंगे और इससे इंडस्ट्री को बेहतरी हासिल होगी। सर इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए होगा, ओपन मार्केट की तरफ अगर जा रहे हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के शोबे के हवाले से ही जो मेरा मैं क्वेश्चन इनकी बात को सेकंड करता हूं कि वैल्यू एडेड जब तक मुल्क में नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसी तरह जो गंदम एक्सपोर्ट करने की हम सोच रहे हैं, इंशाल्लाह आएगा वक्त है पाकिस्तान में। जो हमने $1 बिलियन की जो गंदम इंपोर्ट की है, वो हमारे लिए गले में अटकी होगी। हमारे $1 बिलियन हमारा गरीबों में लगा होता था, हम किधर चले जाते कि वो गंदम ऐसी सरप्लस में हमारे पास मौजूद है, हम खुद एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को वैल्यू एड करके आटे को एक्सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इधर इंडस्ट्री चले, इधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इधर एक्टिविटी बढ़ेगी। ना कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर दें तो जहाँ आपने $10 कमाने आप $5 कमाएं। क्यों? इस रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री इज़ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। इसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ पिंक साल्ट की। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है 70 मिलियन एक्सपोर्ट है, पिंक साल्ट है 70 मिलियन, जबकि ये वर्ल्ड ट्रेड जो वैल्यू एड होती है ना जाके, वो है $12 बिलियन। अब देखें, ये प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान गॉड गिफ्टेड है, हमारे पास है। 82 बिलियन टन जो है ना, ये पाकिस्तान का रिजर्व है इस वक्त, जो पाकिस्तान निकाल के एक्सपोर्ट कर सकता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने बड़ी कोशिश करके फेडरेशन लेवल के ऊपर कि हमने ये किया कि उसको एक्सपोर्ट मिनिमम प्राइस लगा दी $90। पहले $40 में एक्सपोर्ट हो रहा था स्टोन, अब $90 हो गया। अब हमने उनको कहा कि इसको $150 पे करें, ताकि ये वैल्यू ऐड होके जाए, ताकि इधर इंडस्ट्री लगे। ये कॉटन इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में आता है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ये यूरोपियन कंट्रीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी लोग, इस रीजन के लोग, पिंक साल्ट को अवेयरनेस नहीं है। हम इसको अवेयरनेस देना चाहते हैं, ताकि इसमें 84 मिनरल्स हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह इसकी क्योर होता है। इजीली लाजमी तौर पे एक्सपोर्ट होगा। मेकअप में इस्तेमाल होता है औरतों के, और सुहाना में इस्तेमाल होता है, कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बल्कि इसको अवेयरनेस उसकी आ जाएगी इंशाल्लाह। विद इन नेक्स्ट आप देखना 3 से 4 साल में इसकी इतनी डिमांड हो जाए पाकिस्तान में भी, हमें रोकना पड़ेगा कि स्टोन बिल्कुल ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से निकलना इधर ही। क्योंकि दुबई जाता है, दुबई से इंडिया चला जाता है, दूसरे मुल्कों में जाता है, वो वैल्यू एड करते हैं। वही चीज़ जो है ना, जो हम $100 $150 में देते हैं, वो $400-500 में चली जाती है। इस तरह वैल्यू एडेड के ऊपर गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरा ने एक्सपोर्ट की शबीर भाई ने बात की है, बड़ी अच्छी है। फेडरेशन लेवल में इस वक्त हम जो विजन हमने 2030 बनाया है, उसमें हमने किया कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंशाल्लाह होगी $100 बिलियन की होगी। इस साल जो अगले साल बंद होगा, हम $40 बिलियन को इंशाल्लाह टच करेंगे। तो इसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, हर किस्म की जो हमें चाहिए, ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, इंडस्ट्री को हम चलाएँगे। आगे पता है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन की बात की है शबीर भाई ने, बड़ा अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट है। इस वक्त की ज़रूरत है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको रिवाइवल चाहिए। 4 साल से ये डेड होकर रहेगी। इसमें गवर्नमेंट को इंसेंटिव दें या उनकी मदद करें, ताकि इंडस्ट्री चले। ये 7 प्रॉब्लम हमें आई है BR से, उसके ऊपर बैठ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके अपना कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, उनके साथ बैठे इसको हल निकालें, इसका हल निकालें। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन को सिलसिला जारी है। बजट आज पेश होने जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट एंड बिग। सो इस पर डिस्कशन अब ब्रेक के बाद भी आके वापस करते हैं। हमें कुछ मजीद गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन करेंगे। सो आप देखते रहें सबकी सोच। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते। हमें पता ही नहीं है कि बजट IMF ने बनाया या इन लोगों ने बनाया, तो बैठ के मशवरा करते हैं। बजट जिस तरीके से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई का ऐसा बड़ा तूफान आएगा कि आप रोक नहीं सकेंगे जब इन लोग सड़कों पर आ जाएंगे।
जी, सो ये आपने सुना कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, तहरीक इंसाफ क्या कह रही है और गवर्नमेंट क्या कह रही है इस पॉइंट पे। खैर पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन इस सब पे आज बजट पेश होने जा रहा है। हमने एक आम आदमी की क्या राय है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की है। उन्हीं से आवाम से बात करने की कोशिश की। आपको भी सुनवाते हैं कि आवाम क्या कह रहे हैं इस टाइम। हमेशा जो बजट आता है उसमें आम आदमी को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं उन्होंने कोई भी रिलीफ आम आदमी को नहीं दिया। किस तरह गुजारा चलता है, किस आदमी की किस तरह का गुजारा चलता है। आदमी वैसे ही बहुत परेशान है और मजीद ऊपर से ये बजट आ रहा है, इन्होंने तो हमारे ऐसी तैसी करी हुई है। अब देखिए ये बजट आ रहा है, ठीक है, अब आवाम के लिए हक में बेहतर होना चाहिए, आवाम खुश हो इससे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको दिल में हिदायत दे कि गरीबों के लिए ख़ास तौर पे इस चीज़ को बड़ा वो कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा बजट होना चाहिए गरीबों के लिए। जो गरीब आवाम पिस रही है, बिल्कुल जो 500 कमाने वाला है वो जाके घर में बच्चों के लिए क्या देगा। बजट तो हमेशा ताजिर बरदरी को जो है वो मायूस करने के लिए ही है। बड़ा मतलब है कि छोटे ताजरों के बराबर टैक्सेस की भरमार है बड़ी। तो हुकूमत से गुजारिश है कि छोटे ताजरों पे 16 रहमी कह रहे हैं कि मतलब एक इस हिसाब का बजट पेश करें ताकि ताजिर मतलब एक इस तरीके से बजट टैक्स पे कर सके। इस वक्त जो बजट बनाया जा रहा है, मुझे ये बताएं, आईएमएफ के नुमाइंदे बैठ के बजट बनाते हैं। ये तो हमारी एक लफ्जी कार्रवाई है ना कि हमारे लोग बैठ के बजट बना रहे हैं। ये तो बजट बनाते नहीं। अब जो मुझे जो सुनने में आ रहा है 7,000 चीज़ों पे ये टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये बजट तो आते ही रहेंगे और बजट जाते रहेंगे और आवाम मरती रहेगी, ये मारते रहेंगे। इसका कोई हल नहीं है। 3-3, 4-4 अरब रुपए खर्चे हो रहे हैं, मामलात खर्च हो रहे हैं, अयाशी। एक सबसे बड़ा रोना हम रो रहे हैं प्रोटोकॉल कि 30-30 गाड़ियों को उसका पेट्रोल कौन देता है, कैसे होता है। हम सबको मिलकर चाहिए कि इस मुल्क को किसी डगर पर चलाएं। जी, आवाम की राय आपने जानी है। ब्रेक में मैं ज्वाइन किया है शुमाइल दाऊद साहब ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं। शुमाइल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और साथ ही ये भी पूछूंगी कि आईएमएफ बजट बना रही है, ये मैं नहीं, ये एक आम आदमी भी कह रहा है। सो वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, आईएमएफ ही बजट बना रही है, और अगर बना भी रही है तो आवाम के लिए अभी इस बजट में कोई रिलीफ, कोई खुशखबरी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आवाम ठीक कह रही है। बजट तो खैर वो नहीं बना रहे, बजट तो हमारी अपने ही लोग बना रहे हैं, लेकिन प्रायर कंडीशंस जिन्हें कहते हैं कि ये बजट जो होगा इसमें हमें वो तमाम शरायत जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हैं उनके मुताबिक इसमें उनको फॉलो करना होगा बजट के अंदर, तो वो चीज़ें नज़र आएंगी। क्योंकि आप ये देखिएगा कि आगे हमने दोबारा से एक नए आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जाना है, और ये प्रायर कंडीशंस का मतलब ये होगा कि ये जब बजट बन जाएगा तो ये डेफिनेटली उनसे भी अप्रूव होगा। तो डेफिनेटली जो लोग कह रहे हैं, आवाम कह रहे हैं, आपके जो इंट्रो के अंदर है वो सही कह रहे हैं। सही। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊँगी। हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के सिर्फ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप आराम से एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। लेकिन फिर ये वीट क्राइसिस जैसे स्कैंडल्स हमारे सामने आते हैं। क्या मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल होने के बावजूद बढ़ नहीं पाती? वही बात है आपकी कि जो एक्सपोर्ट है उसमें। जी शुमाइल, आपकी तरफ भी आती हूँ। अभी इस वक्त हमें करीम अजीज साहब ने भी स्टूडियो में ज्वाइन किया, इनसे जवाब लेके आपकी तरफ आती हूँ। मैं सबसे पहले वही बात करूंगा, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए। ये इस वक्त मुल्क जो बचाएगा, एग्रीकल्चर बचाएगा, आपकी एक्सपोर्ट बचाएगी, आपकी आईटी इंडस्ट्री बचाएगी। अगर इसी को फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो उनकी प्रॉब्लम्स एक्सपोर्टर्स, एक तो राइस की अगर बात करता हूँ तो राइस को इंडस्ट्री डिक्लेयर करने की कोशिश की है, अभी तक हमारे पास नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि जो एक्सपोर्टर है दूसरी इंडस्ट्री, 5 इंडस्ट्रीज जो हैं उसको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है 9 सेंट पे मिल रही है, हमें मिल रही है 16 सेंट में। इसको अब देखना चाहिए। जो भी इसके इंडस्ट्री के, इस इंडस्ट्री के जो स्पेयर्स हैं और जो उसके मुतल्लिका चीज़ें हैं इंपोर्ट के लिए, उसके ऊपर सेल टैक्स 18% साइलोज़ हैं जो स्टोरेज होती है हमारी पैडी की, तो उसके ऊपर 18% उसके ऊपर आपके सेल टैक्स है, वो ख़त्म होना चाहिए। बाकी ड्यूटी तो उसके ऊपर नहीं है। तो इस तरह आपको मैं साथ, अगर अपने एग्रीकल्चर बात की है तो मैं SIFC को मुबारकबाद देता हूँ जिसने, और गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को ये जो दायरा बना है, ये वाकई ये मुल्क में के लिए एक बड़े अच्छा साबित होगा फ्यूचर में। अभी भी इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, मैं तुर्की गया हूँ पीछे 15 दिन पहले,
तो SIFC को वो भी अप्रिशिएट करते हैं, ताकि एक ऐसा अदारा है जिस पे वो डिपेंड कर सकते हैं, जिस पे वो कॉन्फिडेंस उनको कि ये अदारा जो बात करेगा हमारे से वो अच्छी बेहतर होगी। तो वो SIFC अभी जो लैंड्स एक्वायर की हुई हैं बलूचिस्तान साइड में, चोलिस्तान में, तो उसमें काफ़ी लोकली इंटरेस्टेड है, सऊदी अरब इंटरेस्टेड है, कतर भी उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, दुबई की जानिब से, दुबई की जानिब है, चाइना से है। तो उसमें Only if that happens, ना? हाँ, तो अगर हो जाए जो कमिटमेंट की है, अगर वो आज अभी तक आई कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ कमिटमेंट ही आई हैं, कमिटमेंट्स ही आई हैं, और ये अक्सर खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। शुमाइल, आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि 12 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोल की कीमतों में कमी मुतवक्की है। पिछले महीने भी 15 रुपए का ये इस तरह कहा गया था, लेकिन उतनी की नहीं गई थी। अब अगर 60 रुपए लेवी थी, अब वो बढ़ाकर जो है वो 80 रुपए की जा रही है। तो 12 रुपए कम करके अब 20 रुपए एक तरफ लेवी भी बढ़ा रहे, ये किस तरह का रिलीफ है? अवाम बेचारे इन दी एंड में यही पूछूंगी कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, एक्चुअली यही होगा। जो बजट अभी आ जाएगा आज चंद घंटों के बाद, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो उसके ऊपर हुकूमत जो है बजट पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करेगी, और पेट्रोल, बिजली, गैस, इन तरीकों से जो है वो मुख्तलिफ जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है आवाम से वो इकट्ठा करेगी और अपने टारगेट्स पूरे करने की कोशिश करेगी। सेल्स टैक्स जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था, उसके जरिए बहुत सी चीजों के अंदर जो पहले प्रोविजंस थी, जहां पर पहले सेल्स टैक्स 0 था, बड़ा उनको अब खत्म किया जाएगा और उन पे लग जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली लोगों के लिए जो खरीद और फरोख्त है, जिंदगी की जो अशिया हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से डेफिनेटली है, लेकिन हुकूमत जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपने जो अहदाफ हैं वो पूरे करने की कोशिश करेगी। अच्छा शुमाइल साहब, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात की है, लेकिन हमारे यहाँ एक और मसला जो मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो भी ओहदेदारान वगैरह हैं, उनको रिलीफ भी बहुत दिया जाता है हुकूमत की जानिब से। अगर उस पर कट लगा दिया जाए, वो तमाम तरमरात या वो सहूलियात कट भी नहीं बल्कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, उससे कहीं ना कहीं जाके फिर आवाम के लिए रास्ते बन सकते हैं बेहतरी के? देखिए, इसके बारे में गवर्नमेंट्स कभी भी इस पॉइंट को कंसिडर क्यों नहीं करती हैं? गवर्नमेंट को हम लोग तो हमेशा बिजनेस कम्युनिटी तकरीबन तमाम लोग कहते रहे हैं, अभी भी आपके उसमें डिस्कशन में लोगों की तरफ से भी यही था। ये तो नहीं है कि कुछ लोगों के प्रोटोकॉल कम करने से कुछ एकदम कमी होगी, लेकिन एक अलामती तौर के ऊपर करने की जरूरत है। लेकिन जो एक्चुअल जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को, उम्मीद है कि वो डाउन द रोड करे, अभी तक तो नजर नहीं आया। वो ये कि गवर्नमेंट को अपने साइज को कम करने की जरूरत है। आप देखिए कि पूरा जो मशीनरी है हुकूमत की, वो तकरीबन 32 लाख लोग हैं जो टोटल काम करते हैं, और उनके अभी सोचे एक और सूबा बनने जा रहा है। तो कहने का मकसद है कि उनके जो पर्क्स हैं और उनकी जो अशिया हैं, उनकी जो सारी चीजें, उसमें एफिशिएंसी की जरूरत है, उसको कम करने की जरूरत है। जहां पे 10 लोग हैं वहां पे हो सकता है हम 5 लोगों के साथ काम कर सकें एफिशिएंसी के जरिए। तो ये जरूरत है इस चीज की कि हुकूमत जो है ये करे। और देखें कि हुकूमत जो अभी तक, कल जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने जो अनाउंस भी किया है और जो बजट का हिस्सा बन जाएगा, वो उसके अंदर जो है PSDP और जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका खासा इन्हांस किया जा रहा है कि उससे इकोनॉमी को जो है वो एक्सपैंड किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ उनको प्रोजेक्ट्स को बड़ा एफिशिएंटली करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये देखिए कि फिर हुकूमत को इनको पूरा करने के लिए दोबारा से कर्जा लेना पड़ता है। तो अगर ये एफिशिएंटली यूज हो तो आवाम के लिए भी भला हो सकता है और एट द सेम टाइम आवाम के लिए कुशन भी क्रिएट हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। गैर जरूरी जो अखराजात हैं, जो लॉसेज हैं और एफिशिएंसी है, उसको बेहतर करने के लिए। सही। अच्छा शुमाइल, इस पे भी आपका कमेंट चाहूंगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ पा रही? देखिए, एग्रीकल्चर जिस तरह अभी जिक्र करे थे, हम ऑलरेडी बेतहाशा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, कमोडिटीज जो हैं, उनको हम भेजते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर हम compete कर रहे होते हैं बाकी दुनिया के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, और उनकी भी अच्छी खासी एक्सपोर्ट है। लेकिन जो असल जो सही मानों में हमें जंप मिलता है वो आता है जब आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या इनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या इनकी वैल्यू एडिशन के अंदर आप जाते हैं, यानी वही जो एग्री प्रोड्यूस है उसको हम यानी इन्हांस करके, हम वैल्यू ऐड करके हम दुनिया में भेजने में कामयाब हों,
तो वो अभी उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ा एक खला मौजूद है। हैविंग सेड दैट, अभी जिस तरह एग्री के अंदर लाइव स्टॉक आता है, इसके अंदर आपके मीट आते हैं, इसके अंदर आपकी राइस, आपकी वीट, आपके इसी तरह किन्नू वगैरह, तो ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं। और इसमें भी डिस्पाइट के हमारा जो कल जो सर्वे जो है उसका जारी हुआ है, उसमें बहुत हमारी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह, लेकिन एग्री ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया 19 साल में। तो उम्मीद है कि इस साल में ऑल्दो शायद उसके टारगेट्स कम रखे जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगेन इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन जो असल बेहतरी है वो उस सूरत में हम यहाँ पर वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं, अब सीपैक के तहत भी बातचीत चल रही है कि हम उनको अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लगाएं, उनको जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन लाएं, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट का जो सही पोटेंशियल है एग्री प्रोडक्ट्स का वो हम ले सकें। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड शुमाइल साहब आपका भी, करीम साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बजट आज पेश होने जा रहा है। एंड अगेन आई विल से कि हुकूमत को इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि आवाम को सुकून या खुशी, कोई खुशखबरी एटलीस्ट ज़रूर देनी चाहिए। बाय द वे, एबीएन न्यूज़ की ट्रांसमिशन और न्यूज़ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी बजट से मुतालिक। सो आप लोगों ने एबीएन न्यूज़ की स्क्रीन आज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सबसे पहले मुस्तनद अंदाज में आप तक एबीएन न्यूज़ ही पहुंचाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक गुड न्यूज़ भी है हमारे पास, वो ये कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपनी पहली कामयाबी समेट ली है। कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। न्यूयॉर्क में ये खेला गया था मैच, और इस मैच में पाकिस्तान ने कनाडा के खिलाफ पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। कनाडा ने जो 20 ओवर्स हैं उसमें 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 7 विकेट्स के नुकसान पर, नॉट खिलाड़ियों के नुकसान पर 106 रन्स बनाए, और कौमी टीम ने 107 रन्स का हदफ फिर 17.3 ओवर्स में ही 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं इस पे मजीद अपना तज्जिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने। गुड मॉर्निंग। आज तो एक्चुअली गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग निम्रा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन, आज खुश हैं आप? पाकिस्तान जीत गया है। मैं तो नहीं खुश, आप खुश हैं? मैं तो खुश तब होता कि जब हम अमेरिका को हरा देते, जब हम इंडिया को हरा देते, और इस वक्त आप मुझे गुड मॉर्निंग के साथ ये कह रही होती कि हसनैन मुबारक को, पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन मसला ये है कि हम बेबी टीम अमेरिका से हार गए, फिर हमने जीता हुआ मैच इंडिया से हारा, और कल की भी मैच में जिस तरह 107 रन था, और जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम गई, जिस अप्रोच के साथ आपका टॉप ऑर्डर गया, जिसमें स्पेशली मैं बाबर और रिजवान की बात करूंगा, उससे पहले साइम अयूब के फेलियर की बात करूंगा, फिर उनके स्ट्राइक रेट की बात करूंगा, 33 गेंदों पे 33 रन, 52 गेंदों पे 52 रन। मतलब हम कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से एरा में हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम कनाडा जैसी टीम के खिलाफ भी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें अपना रन रेट ठीक करके एक दुनिया को बताना चाहिए था, स्पेशली अमेरिका को बताना चाहिए था कि यस वी आर स्टिल इन द हंट ऑफ वर्ल्ड कप। लेकिन हमने स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं किया, हमने रन रेट बेहतर नहीं किया, हम सिर्फ अपनी 50s की तरफ लगे हुए थे, और किसी तरह हम कोशिश कर रहे थे कि बोर्ड के ऊपर एक विन रजिस्टर हो जाए। वेरी सॉरी टू से, ये पाकिस्तान की टीम नहीं लग रही, ये इस तरह लग रहा है क्योंकि एसोसिएट नेशन है जो कि दूसरी एसोसिएट नेशंस के खिलाफ खेलती है और उन्हीं के लेवल पे जाके परफॉर्म करती है। मतलब 107 रन, वो भी 18 ओवर्स में, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैच जीत गए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। यू आर राइट जी निम्रा। चलिए जी, हसनैन हमें साथ ही ज्वाइन किया शोएब जट ने भी। शोएब अस्सलाम वालेकुम। मैंने हसनैन को गुड मॉर्निंग क्योंकि पाकिस्तान जीत चुका है, बट हसनैन कुछ खास मुझे खुश नहीं दिखाई देते, तो आपके लिए गुड मॉर्निंग है या नहीं? आपकी आवाज थोड़ी जो है वो कम आ रही है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन जो मैं इसका सवाल समझाऊं उसके मुताबिक पाकिस्तान ये मैच जीत कर भी हार गया है। 83 बॉल्स पे 106 रन बनाने थे पाकिस्तान को। अगर उसको अपना रन रेट बेहतर करना था, तो उसको 83 बॉल पे ये बनाना था, लेकिन ऐसा लगा नहीं। मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान की जो है वो प्रैक्टिस जो है वो पोस्टपोन कर दी गई, क्योंकि कप्तान बाबर आजम को कहीं पे जाना था और उनके साथ जो है बॉलिंग कोच भी गए हैं। अब चाहे जो मर्जी एक्सक्यूज पेश करें, लेकिन हमारी जो इतलात है वो ये है कि
मैच से पहले एक दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अदर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के अदर महमूद जो है वो बाबर आजम के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं पे चले गए। तो उस दिन प्रैक्टिस नहीं की गई। अगर एक दिन पहले प्रैक्टिस कर ली जाती और छक्कों की प्रैक्टिस की जाती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इसका फायदा होता और इनको कैलकुलेशन तो आ जानी थी, लेकिन कैलकुलेशन के साथ लंबी हिट्टे लगाना भी तो बनती है ना, वो लंबी हिट्टे नहीं लगाई गई। एक बार फिर सेल्फिश क्रिकेट खेली, बाबर आजम ने खुद भी सेल्फिश क्रिकेट खेली। अगर आप जो है वो 83 बॉलों का टारगेट सोच लेते कि हमने 83 बॉलों में चेस करना है, फिर विकेटें कितनी भी गिर जाती कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये पाकिस्तान को आगे जाके डैंग डाल सकता है। सही हसनैन, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद हम सब यही अज्यूम करें कि पाकिस्तान की टीम में कोई बेहतरी कल हमें नजर नहीं आई। इंडिया से मैच हारने के बाद, अमेरिका से हारने के बाद हमारी टीम ने कुछ सीखा नहीं है और बेहतर करने की कोशिश नहीं की, राइट? देखिए, जो शोएब भी बात बता रहे, मैंने भी आपको वही बात बताई कि हमारा कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा। इस तरह लग रहा है एसोसिएट टीम के साथ खेल रही है। हाँ। हमें 14 ओवर्स में मैच जीतना चाहिए था, हम 20 ओवर से 2 ओवर्स पहले 18 ओवर्स में मैच जीत रहे हैं। फिर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 33 गेंदों पे 33 रन कप्तान ने बनाए, 52 गेंदों पे 52 रन रिजवान ने बनाए। मसला ये है कि अगर आपने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी थी ना भाइयों, तो आप उस दिन इंडिया के खिलाफ खड़े होकर इस तरह की क्रिकेट खेल देते तो आज ये हाल ना होता। आप उस दिन भी इस तरह की क्रिकेट खेल देते, आज भी इस तरह की क्रिकेट खेल देते, 52 गेंदों पे 52 बना देते, 33 गेंदों पे 33 बना देते, तो मैं समझता हूँ कि हम इंडिया से भी मैच जीत जाते। लेकिन आप देखिए कि आप इंडिया की इतनी बड़ी हार से निकल के आए और आप कनाडा के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मतलब ये तो बाद में जाके उन्होंने फिर 1-2 छक्के लगा के स्ट्राइक रेट दुरुस्त कर लिया, नहीं तो किसी का 10 गेंदों पे 4 स्कोर होता था, किसी का 15 गेंदों पे 9 स्कोर होता था। इस तरह के मामला थे। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन या इंटेंट तो जरूर नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं से फीलिंग ये आ रही है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं रही जो कैपेबिलिटी हमें पहले होती थी, क्योंकि हम वो बहुत ज्यादा लीग्स खेल के, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल के अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेल के हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। खेल के ना दुनिया के तमाम तर बॉलर्स के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब लोग तैयारी करके आते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के आते हैं। उनको पता होता है कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, उनको पता होता है आप स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, फिर वो उसी लाइन पे आपको गेंद करवाते हैं और आप डेफिनेटली वहां पे अगर आउट नहीं होते तो आपके रन जो है उनकी रफ्तार कम हो जाती है। तो इट्स अ मॉडर्न डे क्रिकेट। आपने अगर अपने आप को जल्दी से ठीक ना किया तो दुनिया जो है वो आपके खिलाफ जल्दी से ठीक हो जाएगी, और इसका मुजाहरा हमने 2024 के वर्ल्ड कप में देख लिया। और शोएब, इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि वसीम अकरम जो बात कर रहे हैं पूरी टीम को सैक कर देना चाहिए, वो जो रोना रो रहे हैं वो ठीक रोना रो रहे हैं। निम्रा, काइंडली अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं? मुझे आवाज बहुत कम आई है। मैंने कहा कि इस तरह तो फिर वसीम अकरम जो रोना रो रहे हैं ना कि पूरी टीम को सैक कर देना चाहिए, वो फिर ठीक कह रहे हैं। बस मसला यही है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट की डायरेक्शन ही गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट का वो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पहले एक कप्तान था जो बल्कि है अभी भी, जो अपनी मनमानियां करता था, दोस्तियां यारियां निभाता था। आप देखिए कि कल शादाब खान को खिला दिया गया, इमरान को कल भी खिलाया गया, फिर उस शादाब से ना बॉलिंग करवाई गई ना उसको बैटिंग यूटिलाइज किया गया। इसी तरीके से पहले सिर्फ ये था, अब तो चाहे आप सीनियर मैनेजर ले लें, चाहे असिस्टेंट कोच ले लें, सबके सब जो है वो एक साथ है। आप जाके देखिए ना, इसमें कोई डिग आउट नहीं करना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। जाके देंगे शॉपिंग कौन एक साथ कर रहे हैं, दावतों पे कौन एक साथ जा रहे हैं। कि क्या इनको ये एहसास है कि इंडिया से मैच आते हैं तो दावत पे चले जाते हैं, कनाडा से मैच होता है उससे पहले एक दिन जो है वो खानों पे चले जाते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। और शोएब और हसनैन, आप दोनों के पास खत्म ही नहीं हो रही। सॉरी, क्रिकेट को खा गई है भूख, लेकिन इनको एहसास नहीं हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं। ऊपर से पैगामात भी जो आते हैं, तो पैगामात भिजवाने से क्या होगा? जो आपने करना है वो आप करें, ठीक है ना? जो सच है वो तो सामने आएगा। सच तो किसी के उससे नहीं छुप सकता। अगर आप समझते हैं कि आप किसी का मुंह बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप देखें इनकी इस पैथेटिक परफॉर्मेंस की वजह से जो फॉर्मर कैप्टन मिसबाहुल हक हैं, उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, ठीक है ना? इसके बाद फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक हैं, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। एक पिक्चर उन्होंने जो है ना वो शेयर किया। इसी तरीके से बाजेद खान जो इंटरनेशनल क्रिकेटर भी है, टेस्ट क्रिकेटर कमेंटेटर है, उन्होंने अपने मुंह पे पट्टी बांध ली। तो ये तो अब मामला है कि इनकी इन पैथेटिक परफॉर्मेंसेस की वजह से, इनके इन फैसलों की वजह से, इनके इन दावतों की वजह से हमारे फॉर्मर कप्तान जो हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पास हम कैसे बोले, हम देखें तो क्या देखें, हम सुने तो क्या सुने। तो वो बेचारे गूंगे बहरे और अंधे हो गए कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। इन्होंने अपनी हटदर्मी इसी तरीके से करनी है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा इसी तरीके से निकालना है। अब आप देखेंगे अगर आप अमेरिका से हारे
इंडिया से हारे तो कनाडा जैसी कमजोर हरीफ के खिलाफ तो कुछ कर लेते, वहां भी आप मैच जीते और मैच जीतने के बाद मैं यही पॉइंट आपके पास लेके आ रही थी शोएब, मैं यही जी आप तो मैच हार गए, जैसे ही 14 शोएब इज वेरी इमोशनल गाइस, से बाहर निकल गए। अब आपको अगर जो मेरी कैलकुलेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, अगर वसराय मुझे करेक्ट कर सकते हैं, अगर अब आपको आगे बढ़ना है तो अमेरिका को दोनों मैच हारने ही हारने हैं, लेकिन आपको आयरलैंड तो मैच 50 रन से जीतना है। विकेटों के तनासुब तो फिर उनके स्कोर के हिसाब से आ जाएगा ना, 50 रन से जीतना है आपको, कैसे होगा ये? शोएब मैं आपके पास यही पॉइंट लेके आ रही थी कि ये हम अज्यूम कर लेते हैं फिर कल की जो हमारी जीत भी है ना वो एक्चुअली जीत नहीं है, वो शायद इसलिए क्योंकि कनाडा की टीम बहुत ही आप कह सकते हैं सी टीम है, सो उसकी वजह से बेहतरी कोई नहीं आई है हमारे पास। कौन सी बेहतरी कहाँ से आनी है? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ही यही है। अगर आप कोई भी इस जीत पे खुश है तो फिर वो एमको की जन्नत में रहता है, कोई भी इस जीत पे खुश है तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत नहीं करता, कोई भी इस जीत पे खुश है तो फिर उसको क्रिकेट की समझ बूझ ही नहीं है। आप अमेरिका से हार गए, ये डेंट आपको खत्म ही नहीं होगा। और अब आप कनाडा के खिलाफ जब आपको सिर्फ मैच नहीं जीतना था बल्कि अपना रन रेट बेहतर करना था, नेट रन रेट बेहतर करने के लिए आपको ये टारगेट 13.5 बॉलों पे 5 ओवर में पूरा करना था। और इसमें क्या हुआ कि 83 बॉल बनती हैं, इसकी कैलकुलेशन तो पहले ही आपके पास आ गई थी। जिस तरीके से बारिश का रेन इफेक्टेड मैच होता है तो बार बार उसका जो है ना वो आ जाता है आपके पास डीएल, कि ये डीएल मेथड है जिसपे आपने डीएल पार स्कोर है, आपने इसको लेके चलना है। तो इनके पास तो जैसे ही इनिंग खत्म हुई थी तो इतना बड़ा बड़ा जो है वो इनके सामने आ गया था, सबको बता दिया गया था कि ये टारगेट को करना है। फिर आप बाबर आजम की बातचीत सुनेंगे, बाबर आजम बातचीत करते हुए क्या फरमा रहे हैं जब मैच खत्म हुआ प्रेजेंटेशन में जाके, कि हमने शुरू के 6 ओवरों में 29 रन बने थे, सही है, हम उसमें ज्यादा बनाए होते तो हम ये टारगेट अचीव कर लेते। यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग, आपने शुरू से आप गए ही नहीं है, ठीक है ना। 4.2 ओवर में साइमन अयूब की विकेट गिर गई। जब आप किंग साहब आए हैं तो 10 बॉलें आपने भी ली, आपने कौन सी हिट लगाने की कोशिश की है, सही है ना। इसी तरीके से रिजवान ने भी उस तरीके से नहीं खेलने की कोशिश की। ऐसी कौन सी मुश्किल विकेट थी, आगे कौन सा कोई जसप्रीत बुमराह बॉल करा रहा था, आगे क्या मिचेल स्टार्क बॉल करा रहा था, आगे कौन ऐसा बंदा था जो आगे बॉल करा रहा था जो आपके अनप्लेबल हुए हुआ था आपके लिए ऐसे। अच्छा लेकिन हसनैन गिरा दिया है कि अब अमेरिका आपको हराता है और कनाडा आप पे मुस्कुराता है। सॉरी टू इंटरप्ट शोएब, अभी मैं हसनैन की जानिब जाऊंगी, लेकिन हसनैन एक बात ये भी है कि मोहम्मद आमिर ने कल जो है वो 13 रन दिए, 4 ओवर्स में 2 विकेट्स भी हासिल किए, ये बेहतरी है। जो उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन 40-50 रन से आयरलैंड से जीतना है आयरलैंड से, उसमें यह है कि अगर अमेरिका अपने दोनों मैचेस 1-1 रन से हारे तो फिर हम 40-50 रन से जीतेंगे। अगर अमेरिका वी आर बैक टू अगर मगर ये चीजें जो है वो रिव्यू हो सकती हैं। लेकिन जहां पे आपने मोहम्मद आमिर की बात की, देखें नथिंग रॉन्ग विद द बॉलिंग, एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न आमिर अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, और साथ साथ आप देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी भी अगर महंगे होते हैं तो वो कम बैक कर लेते हैं। जो बॉलिंग में लूप होल नजर आता है वो हारिस रऊफ का नजर आता है। वो जब भी आते हैं वो पहले ओवर में आके थोक के हिसाब से रन देते हैं, उसके बाद आके वो डेथ ओवर्स में कम बैक करते हैं। वो पहला ओवर जो है ना वो उनका अजीबो गरीब सा होता है, तो वो भी क्योंकि किसी ना किसी के करीबी होंगे इस वजह से वो खेलते हैं। तो मसला ये है कि बॉलिंग में भी अगर जो हमारे फुल स्ट्रेंथ रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला फिर वही पे आ जाता है जिस तरह शोएब भाई ने बात की, शादाब खान को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, हारिस रऊफ के ऊपर बहुत ज्यादा जो है हम रिलाई कर रहे हैं, तो वही दोस्ती यारियों का मसला आ जाता है बॉलिंग में भी। अगर बॉलिंग में भी हम थोड़ा सा दिल बड़ा कर देते, अपना जिगरा बड़ा कर देते, अबरार को ले आते, तो हो सकता है कि रिजल्ट इससे भी मुख्तलिफ होता। लेकिन क्योंकि वहां पे हमने अकोमोडेशन करनी होती है कुछ लोगों को गारंटी मिली है, उनको खिलाना होता है, तो इस वजह से जो है मामला खराब हो जाते हैं। अच्छा अभी वैसे हसनैन फिर से हम अगर मगर की सिचुएशन वो वाले हालात आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे बैठ के या तो हम दुआएं कर रहे होंगे कुदरत के निज़ाम के लिए कि वो एक्टिव हो जाए, या फिर वो दूसरा पॉइंट आ चुका है कि ये वाली सिचुएशन होगी तो ये होगा, पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए ये करना है, इस टीम को हारना है, इसको जीतना है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए ये सिंपल सी एक मैच है। एक तो मैच आपने आज का देखना है जो कि इंडिया वर्सेस यूएसए का है, उसमें आप देखते हैं कि यूएसए को कितने रन से हराता है इंडिया, या फिर यूएसए इंडिया को भी अपसेट करता है, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान जैसी टीम नहीं है कि उसको अपसेट करेगा। और सेकंड मैच आपने देखना है फ्राइडे को जो कि यूएसए वर्सेस आयरलैंड है, जहां पे फ्लोरिडा में वेदर भी बहुत ज्यादा खराब है और बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो भी है। आप देखते हैं कि वो मैच हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उस मैच का अगर रिजल्ट ना निकला तो फिर तो हमारा सफर खत्म हो जाएगा। सो ये दो मैचेस देखने के बाद आपने फिर संडे को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच का इंतजार करना है। अगर वो वहां पे पाकिस्तान उस मार्जिन से जीत गया तो फिर हम आगे पहुंच सकते हैं, अगर ना जीता तो फिर हम कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और पेशावर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और कल वाले
दैट वाज फनी। कल वाले मैच ने कोई बेहतरी लाई है हमारे लिए? ओवरऑल रन रेट वैसे तो ऑब्वियसली स्लाइटली हमारा 0.19 हो चुका है, 0.6 रन रेट है आपके अमेरिका का, लेकिन फिर भी 30-40 रन का अभी तक डिफरेंस है। जिस तरह शोएब भाई बता रहे हैं ना कि 40-50 रन से हमें जीतना पड़ेगा, वो डिफरेंस जरूर है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंसेस ऑफ अमेरिका अगेंस्ट इंडिया and as well as against Ireland. So whatever the American does, after that we'll find out कि क्या हमारा net run rate बनेगा। और हसनैन सॉरी, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि ये तीनों परफॉर्मेंसेस हमारे सामने रख लें, बाकी पीछे जो सीरीज होती रही इससे पहले उनको तो इग्नोर कर दें, आप सिर्फ ये 3 मैचेस कंसिडर करें और इमीडिएट चेंजेस कुछ हमारी टीम में अगर करने पड़ जाएं, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन इमीडिएटली? सबसे पहले आपने अपने स्पिनर्स को ठीक करना है, शादाब खान को आपने बाय बाय करना है। उसके बाद आपने रिजवान और बाबर को कहना है थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, क्योंकि जिस तर्ज की आप क्रिकेट खेल रहे हैं उस तरह की क्रिकेट अगर हम खेलते रहे तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि हमने ना अब इंटेंट वाले खिलाड़ी लाने और ऐसे खिलाड़ी लाने जिनको थोड़ा सा रेड बॉल क्रिकेट में रगड़ा लगाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा लगाओ, क्योंकि वो वाले खिलाड़ी आके यहाँ पे उनकी टेक्निक भी अच्छी होगी और साथ थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। सीधे सीधे वी पे शॉट्स खेलने वाले प्लेयर्स अब T20 क्रिकेट में नहीं चलते। T20 क्रिकेट में अब स्वीप खेलने वाले प्लेयर चलते हैं, अपर कट खेलने वाले प्लेयर चलते हैं, रिवर्स स्वीप खेलने वाले प्लेयर बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में टॉप के 6 बल्लेबाजों में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो इस तरह की इनोवेशन लेके आ सके T20 क्रिकेट में। सो इनकी जगह नहीं बनती, वापसी इनको बुलाइए और इनका एक ग्रैंड ऑपरेशन कीजिए। चलें जी हसनैन, मरी के इतने अच्छे मौसम में जहाँ इतनी अच्छी नींद आ रही होती है इस टाइम, वहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है, अपना वक्त दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना इंपॉर्टेंट तज्जिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस तीनों हमारे सामने है। कल का मैच हमने जीता जिसको हम जीत कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो कनाडा के अगेंस्ट थी और रन रेट अभी भी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हम नहीं है कि हम क्वालिफाई कर सकें। तो पाकिस्तानी टीम को यहाँ पे जाके अब जो चेंजेस जैसे कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये करने की ज़रूरत है और पीसीबी को भी कुछ ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। जो बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं वो अब आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि ये मेजर सर्जरी कर लेनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और अभी हम बात करने लगे हैं कुछ मर्दों की मेंटल हेल्थ के हवाले से कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, या तो वैसे तो अवेयरनेस ही पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो बहुत कम है मेंटल हेल्थ के हवाले से। अच्छी सेहत का जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ कुछ गलत और ख़ास तौर पर व्हेन इट कम्स टू मेन ये कंसिडर किया जाता है कि उनकी दिमागी सेहत ख़राब नहीं हो सकती है। मर्द अपनी सेहत पर कम तवज्जो देते हैं वैसे भी, और जो अगर बीमारियां होती हैं नॉर्मली हमारे यहाँ दिल की कोई बीमारी हो गई, कोई डायबिटीज़ हो गया, कोई कैंसर, ये सब जिस्मानी बीमारियों के बारे में हमें पता होता है। लेकिन हमारी व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ तो हम लोग वहाँ पे बहुत लैक करते हैं, बेशक वो ख़वातीन हो या मर्द, और मर्दों में थोड़ा ज़्यादा है। सो अभी हमें स्टूडियो में डॉक्टर साहिबा ने ज्वाइन किया है, उनसे जानने की, डॉक्टर जूबिया ने किया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मर्दों को हमारी सोसाइटी में उनकी मेंटल हेल्थ को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले तो जो मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा, इंट्रो में भी कहा कि हमारे यहाँ मर्दों की मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं हम। व्हाई इज दैट? एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड ये मैं इस तरह से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देखिए हम लोग जो है ना रोल्स डिफाइन कर दिए हुए हैं हमने, ख़वातीन के भी और मर्दों के भी। अब मर्दों का रोल ये है, दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, they cannot display emotions, they have to run a family, a house. Exactly, वो भी ठीक है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को इमोशंस तो बराबर दिए है ना, तो फीलिंग्स भी बराबर है। हाँ ठीक है, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा इतना एक्सटेंसिव हम लोग अलाउ नहीं करते हैं उनको, तो इस वजह से जो मर्द हजरात होते हैं ना वो अपने सारे इमोशंस अपने अंदर रखते हैं, वो सारे बॉटल अप होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपने देखा होगा कोई
फौत की भी हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो मर्द जो है उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रोते नहीं हैं। हाँ, और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से वो एक्सप्रेस करते हैं, गुस्से की फॉर्म में, रेस्टलेसनेस की फॉर्म में, या लेट से नींद नहीं आ रही होती, इस तरह से होता है। अच्छा, जो रिपोर्ट्स अभी हमारे सामने आती हैं हेल्थ रिलेटेड, उनमें ये इजाफा आ रहा है मर्दों में, तो इसकी यही वजह है कि ये मर्दों में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस, और या फिर उनके जेंडर रोल को हमने किसी और तरह डिफाइन कर दिया? देखिए, दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली। नॉट ओनली एक्सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, टॉकिंग अबाउट इज़ इम्पॉर्टेंट। ख़वातीन आपने देखा होगा अक्सर जो है ना एक दूसरे से मिल बैठ के जब बात डाल देती हैं, एग्जैक्टली बातचीत करती हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करती हैं। मर्द जो हैं एक दूसरे से भी डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी दोस्त से या किसी करीबी रिश्तेदार से कोई चीज़, अपना मसला डिस्कस करेंगे, तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको हल भी नज़र आएगा ना। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी विच आई हैव पर्सनली नोटिस्ड कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो होती हैं वो मर्द अगर उसके बारे में जोक भी करते हैं तो समटाइम्स दे आर राइट कि वो सर का दर्द बन के रह जाती हैं। सो हमारे माशरे में क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है मोस्टली, उसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं, तो वो जो औरतों वाला रोल है ना वो भी कहीं ना कहीं जाके मर्दों को हिट करता है। तो ये भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने की वजह हो सकती है। एम आई राइट? एक्चुअली वजह तो बहुत ज़्यादा हैं। द थिंग इज़ हमारी सोसाइटी आप देखिए, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बहुत सारे सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं ना, तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर बढ़ता रहता है। उसमें ये है कि देखिए, जब आप थोड़ा सा ख़वातीन तो एक आउटलेट्स उनके फ़र्क होते हैं, मर्द हजरात के आउटलेट्स फ़र्क होते हैं, और फिर ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली को चलाना है फाइनेंशियली एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें ये है कि जब आप थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लेना, बहुत सारे मसाइल का हल जो होता है ना, हम किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास भी नहीं होता। तो अगर हम इसको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ले जाएं, जैसे लाइक लेट्स से अब मेरे पास मारूफ में बहुत जो है ना मर्द हजरात की कम है, मतलब पेशेंट्स, जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा आती हैं, क्योंकि एक ट्रेंड है, एक हमने उसको टैबू बना दिया मर्द के लिए कि भाई आप क्यों थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए भी है पर वो कम है। मर्द सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चले गए तो ये दिमागी बीमार है भाई, ये तो पागल है। एब्सोल्युटली, एक्चुअली ये जो स्टिग्मा है, आई रियली डोंट नो वेयर दिस स्टेम्स फ्रॉम। बाहर इतना नॉर्मल है, अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, एवरीबॉडी हैज अ थेरेपिस्ट बाय द वे, इट्स यू आर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग। यस, इट्स अ रूटीन थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आप बैठ के हल निकाल रहे होते हैं अपने मसाइल का। हल एक्चुअली आपके अंदर ही होता है, थेरेपिस्ट सिर्फ आपको डायरेक्ट कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। अच्छा, अभी हम बात करें मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड आई एम सर्टेन अबाउट इट कि हमारी बहुत सारे व्यूअर्स में पता ही नहीं होगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्या हैं। सो अगर ब्रीफली आप हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हैं क्या, और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप इनको कैसे पकड़ सकते हैं, और फिर फौरी तौर पे आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? वैसे तो रूटीन में जाना चाहिए, लेकिन अगेन हमारे यहाँ तभी होगा जब कोई सिम्टम्स आपको बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसके दो पार्ट्स हैं आपके सवाल के। एक तो मैं पहले मेंशन करना चाहूँगी, देखिए साइकाइट्रिस्ट का रोल फ़र्क होता है, वो दवाइयाँ देते हैं आपको। जो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट है ना, उसका रोल थोड़ा डिफरेंट है। वो टॉक थेरेपी से या काउंसलिंग से आपको उस मसले के हल की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ कुछ केसेस में बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, पर कुछ केसेस में आपके जो इमोशनल मसले हैं ना, एब्सोल्युटली यू नीड काउंसलिंग फॉर दैट। सेकेंडली आपने कहा कि जो आपका सेकेंड पार्ट था सवाल, कैन यू जस्ट रिपीट दैट फॉर अ सेकेंड? मैंने पूछा था कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज की हम बात करें, सो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं क्या, हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें। आई वांटेड यू टू रिपीट बिकॉज द थिंग इज, देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं। जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो हम नॉर्मल लाइफ में भी जो चीज़ें होती हैं ना, हमें आइडिया नहीं होता कि जब किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी के जैसे लेट्स से हर वक्त कोई फिजिटी है, बहुत ज़्यादा हाथ पांव बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। अच्छा, फिर आपने पूछा था एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह। देखिए, डिप्रेशन इज़ अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ सैडनेस, जिसमें आप हर वक्त जो है ना लो फील कर रहे होते हैं। एंग्जाइटी के भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, सेपरेशन एंग्जाइटी आपको कई दफ़ा हो जाती है, और इसमें भी ये पैनिक अटैक्स जैसे आपने भी मेंशन किया वो भी आते हैं। पैनिक अटैक्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कई दफ़ा सांस रुकता है, कई दफ़ा आपको लगता है कि आप किसी डब्बे में बंद हो गए हैं, कई दफ़ा आपको स्मॉल स्पेसेस से इश्यूज हो जाते हैं, पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यस, दिस वेरीज। कुछ लोग जो होते हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, सो
वो भी उसकी एक शक्ल है। यस, या बहुत ज़्यादा रोएंगे या बहुत कम, या बहुत ज़्यादा सोएंगे या बहुत कम, ये सारे हर एक के ना कोपिंग मैकेनिज्म्स हो जाते हैं। हाँ, सही सही सही। सो ये अवेयरनेस बड़ी कम है हमारे यहाँ। एब्सोल्युटली। और इसकी एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि देखिए ख़वातीन में ना जो when they attempt suicide, the attempt rate is more. In men, the death rate is more with suicide, 3.5% more है than women. Because out of, you know, mental health issues. Because men don't address their issues. Women address their issues. अभी हम इस सोसाइटी में थोड़ा सा इतना हमारा हो गया है कि ख़वातीन आती हैं. I have actually parents who bring their children also. I think that's a very positive thing. क्योंकि बच्चों के भी issues होते हैं ना अपनी नौइयत के. So ये हमने अगर इसको थोड़ा सा normalize कर देना men's health को, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा हम। अच्छा, एक और मसला भी है ना कि मर्द डिस्कस इसलिए शायद नहीं कर पाता कि औरत की जानिब से उसको इतना स्पेस नहीं दी जाती, जैसे आई हैव मेंशन दैट अर्लियर टू। वो जब उसको स्पेस नहीं मिलती, वो ऑलरेडी औरत के इतने मसाइल सुन लेते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स उसे शेयर नहीं कर पाते। सो यहाँ पे व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि दोनों जेंडर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि जहाँ मैं इतनी स्पेस ले रही हूँ वहाँ मुझे उसको भी इतनी स्पेस देनी चाहिए। सो हमारी सोसाइटी को इस तरीके से बिल्डअप होने की ज़रूरत है या फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। और देखिए, जब आप बच्चे को कहते हैं ना लड़कियों की तरह ना रोया करो, तो वहाँ ही आपने एक स्टिग्मा बना दिया कि रोना इज एसोसिएटेड टू विमेन, राइट? सो नाउ बॉयज ऑल्सो, जब किसी को चोट लगती है, लड़का हो या लड़की हो, दर्द तो दोनों को बराबर होता है। सो द थिंग इज कि हम क्यों इन चीज़ों को इतना जेंडर स्पेसिफिक बना देते हैं? हाँ, सो वो दोनों जेंडर्स को ना अभी दिस इज़ वैसे हाई टाइम पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि जहाँ पे ख़वातीन इस वक्त जो हमें हमारी बहनें देख रही हैं, आप लोग जब अपनी स्पेस लेते हैं अपना कोई दुख दर्द शेयर करने के लिए, मोस्टली हस्बैंड्स के साथ करती हैं लड़कियां, अगर शादीशुदा नहीं है तो भाई वगैरह या अपने फादर्स के साथ करती हैं। तो जब आप लोग अपनी स्पेस लेते हैं तो प्लीज़ इतना स्पेस उनको भी दिया करें कि वहाँ पे आके वो अपना दुख दर्द आपके साथ शेयर करके मेंटली उनको भी कोई सुकून मिल सके। अच्छा, एक ये जो अलामात होती हैं जैसे डिप्रेशन की बात कर ली या एंजाइटी आई थिंक वो स्टार्ट वाला फेज होता है, राइट? एब्सोल्युटली। तो स्टार्ट से ही आप एंजाइटी से ही आप उसको कैसे पकड़ सकते हैं? देखिए, एंजाइटी होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको नर्वसनेस होनी शुरू हो गई किसी भी चीज़ पे। आई गेट अ लॉट ऑफ यंग मेल्स जो कि ऑफिस से रिलेटेड उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बॉसेस से रिलेटेड होते हैं, एंजाइटी होती है, थोड़ा सा कभी ब्रीदिंग, एट टाइम्स दे से कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, हमें चीज़ें आती हैं या बॉस ने कोई सवाल कर लिया तो हमें बिल्कुल कोई उसका जवाब ही नहीं आया। सो ये छोटी छोटी अलामात हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये है कि आप घबरा जल्दी जाते हो, यू हैव द सोल्यूशन, यू नो द आंसर्स, बट यू, लेकिन ये सब ह्यूमन इमोशंस नहीं है। नो नो, बिकॉज द थिंग इज घबराना इज नॉट दैट नॉर्मल और नेचुरल। घबराना, देखिए उसकी डिफरेंट लेवल्स होती है। एक होती है लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अगर हाइट्स का भी डर है, वो डर आहिस्ता आहिस्ता फोबिया में बदल गया है, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल, एक बैलेंस लेवल ऑफ चीज़ें होती है ना, जैसे एक नॉर्मल आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, एक होती है जो एक्सट्रीम ज़्यादा कर, नॉर्मल से ज़्यादा बैलेंस जिसका ख़राब हो, वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो एक आम आदमी कैसे पकड़ सकता है कि ये मेरा नेचुरल है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू वुड बी नर्वस, दैट इज नेचुरल। यस, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे शायद होना, वहाँ पे जाके आप बिला वजह का आप हो रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, then there's a problem. It means that your heightened emotions have actually blocked your entire mental system, right? अच्छा, so अच्छा, then it becomes a problem. अच्छा, ये सब जब मसाइल आपको पता चल गया कि भाई मुझे ये मसले हैं, जो कि आई एम श्योर कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हमारे हालात हैं, मौशी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, उसमें हर दूसरा शख्स इसका शिकार ज़रूर होगा, किसी और वजह से हो ना हो, महंगाई की वजह से ज़रूर है। तो किन इलाज की तरफ आना चाहिए फौरी तौर पर सबको? अच्छा, एक तो आई फील कि बैलेंस लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों का खाना पीना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, हम लोगों के नींद के पैटर्न्स अच्छे नहीं हैं, वी डोंट एक्सरसाइज, वी डोंट लुक आफ्टर अवर सेल्फ, राइट? देखो, अब माइंड और बॉडी तो दोनों लिंक्ड है। अगर आपके माइंड के कोई इश्यूज होंगे ना, वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में आएंगे, क्योंकि बॉडी के रिएक्शंस जो होते हैं फास्टर होते हैं देन द माइंड, राइट? सो द थिंग इज़ वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट लिटिल थिंग्स। थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सा ऑल्टर कर दें, डाइट अच्छी करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करें। एक्सरसाइज क्या है? व्हेन यू गो आउटडोर्स, व्हेन यू वॉक, व्हेन यू गो टू अ जिम, एक्चुअली उससे पॉजिटिव हार्मोन्स आपके जो होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं। सो आपके मूड को भी वो बेहतर करता है। ये सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं।
सो द थिंग इज़ कि एक चीज़ नहीं है, आपने पूरा अपने लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो देनी है। दूसरा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी इस बच्चे को या इस शख्स को 3-4 साल से ये मसला है। अभी 3-4 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, so you waited 3-4 years till you actually started looking at this problem. जब वो बहुत स्वेयर हो गया। Exactly. So my only request to everybody watching is कि देखिए प्लीज़ मसले को जब छोटा होता है ना उस वक्त पकड़े, जब वो बड़ा हो जाता है फिर आपका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा फिर तो मसला लंबा आपको पकड़ लेता है, मजबूरन आपको उसको पकड़ना ही पड़ता है, आपको उसको पकड़ना ही पड़ता है। मर्दों में एक और मसला भी होता है, एडिक्शन नॉर्मली ख्वातीन से ज़्यादा होती है किसी ना किसी चीज़ की। एटलीस्ट सिगरेट हर दूसरा मर्द या हर दूसरा लड़का ज़रूर पी रहा होता है। ये सारी चीज़ें कहीं जाके उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती है। एक्चुअली दे आर आल्सो सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे ये कंसिडर किया जाता है कि जब मसाइल हैं तो सिगरेट पी लो या कोई और नशे वगैरह कर लो ताकि आपको निजात मिल जाए, आप इसलिए करते हैं ज़्यादातर। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, आई वाज अबाउट टू से निजात। इट्स एन एस्केप एक्चुअली, बिकॉज जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग टांग हिलाने लग जाते हैं, कुछ की उंगलियां या हाथ हिलते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं। इट्स जस्ट अ वे ऑफ dealing with your nervousness and anxiety. That's a form of anxiety also. और जब आप बहुत ज़्यादा excessive addiction की तरफ चले जाते हैं ना या drug abuse की तरफ, तो this is also an escape. वो एक आपके लिए वो बन जाता है कि चलो जी मैं इस मसले की तरफ सोचो ही ना, तो वो एक escape बन जाता है आपके लिए। तो ये escape असल में मसाइल का शिकार करवा देता है उनको, राइट? बिल्कुल, मसाइल की वजह से ही होता है और फिर वो वर्स होता जाता है और फिर उससे मजीद मसाइल बढ़ते हैं। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है इसको हमारी सोसाइटी से निकालने के लिए भी हमें क्या करना होगा? क्योंकि मैंने इवन ये भी अब देखे ये बढ़ता चला जा रहा है, ये दिन ब दिन कम नहीं हो रहा है। इवन ख्वातीन में भी ये बढ़ता चला जा रहा है। हम ई सिगरेट्स की तरफ आ गए। पहले ये सोचते हुए कि भाई सिगरेट्स तो चलो उसको मायूब समझा जाता था, अब उसको मायूब भी नहीं समझा जाता है। वो लड़कियां भी लेके अब आराम से घूम रही हैं, व्हिच आई थिंक इज मोर डेंजरस जो ई सिगरेट है, वेप वगैरह, बिकॉज उसमें वो टार का वो कंटेंट होता है ना, क्वांटिटी भी ज्यादा है ना। एग्जैक्टली, सो आई फील कि देखिए व्हाई कांट वी गो टुवर्ड्स हेल्दी थिंग्स, व्हाई कांट वी गो टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज एंड ऑल दीस स्टफ। ये आर्गुमेंट होता है कि वी कैन नेवर गिव अप, इसकी एडिक्शन ऐसी होती है। नहीं, गिव अप आई डोंट बिलीव। देखिए एनीबॉडी कैन गिव अप व्हेन यू मेक अप योर माइंड। इंसान को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि व्हेन यू मेक अप योर माइंड टू डू समथिंग यू एक्चुअली मेक इट हैपन, यू एक्चुअली कैन डू इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तो नाज़रीन, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अगर किसी नशे के आदी हैं, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गिव अप ऑन दैट, आप कर सकते हैं और ज़रूर करें, अपनी सेहत के लिए, अपने दिमाग की सेहत के लिए, अपनी जिस्मानी सेहत के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अभी हम कुछ बात करने लगे हैं फुटबॉल के हवाले से, कुछ मसाइल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल अगर उसकी बात की जाए तो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये क्रिकेट की तरह मकबूल नहीं हो सका और ये बहुत सारे खेलों के साथ मैं इसको नाइंसाफ़ी कहूँगी, ये होती है हमारे मुल्क में। हम लोग जिस तरह से इन्वेस्टेड इमोशनली या फाइनेंशियली भी इवन होते हैं क्रिकेट के लिए, वो हम किसी और खेल के लिए नहीं होते। अभी लास्ट वीक आप देख लें, इसी वीक पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, लिटरली लोगों ने बहुत सारे पैसे दे के इन्वेस्ट करके जाके वो मैचेस को देखा है। सो तमाम स्पोर्ट्स को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए एंड फुटबॉल इज़ वन ऑफ देम। सो फुटबॉल को मुल्क में इस वक्त हम कह सकते हैं कि अवामी सतह पर फ़रोग देने के लिए हमें कई सारे इकदाम करने की ज़रूरत है। ऑल्दो कुछ इकदाम किए भी गए, लेकिन फिर अगर बात की जाए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की या फिर उसके अलावा AFC की, तो उनकी उसकी रुकन है, AFC की रुकम है, लेकिन इदारा जाती मसाइल, हमारे यहाँ जो मसाइल हैं फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से या फिर फंडिंग की कमी की वजह से पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की जो तरक्की है उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं और फ़ुटबॉल के लिए जो मुनासिब फ़ंड्स या फिर स्पॉन्सर्स होते हैं वो नहीं मिल पाते। स्पॉन्सरशिप की कमी का एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है यहाँ पे आके। फुटबॉल के मैदान और फिर दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है और वो उसकी तरक्की में एक और रुकावट बनने की वजह बन जाती है। PFF में इंतज़ामी और फिर सियासी मसाइल अलग हैं, उनकी वजह से फ़ुटबॉल की तरक्की में मज़ीद खलल पड़ जाता है। इसके बावजूद हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ियों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। जैसे कि साद खालिद जैसे कोचेस जो हैं, उनकी कोशिशें हैं जो बग़ैर किसी स्पॉन्सर्स के, बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, फिर भी इस खेल को फ़रोग देने के लिए अपनी दिन रात मेहनत करके कोशिशें कर रहे हैं। ख़वातीन की फ़ुटबॉल के हवाले से अगर बात की जाए, उनके फ़रोग के लिए भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए। हाँ जी, और उनके लिए उनका मकसद यही है कि फ़रोग दिया जाए इस खेल को।
अब मजीद बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं साद खालिद, जो कि कोच हैं फुटबॉल टीम के, और साथ हमारे मौजूद हैं प्लेयर हैं ईमान मुर्तज़ा। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि हमारे टॉपिक के जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो यही है कि मसाइल बहुत हैं, कुछ तो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। पहले तो मुझे बताएं कि मैंने ठीक हाईलाइट किया है, और आपको क्या लगता है ईमान एज अ प्लेयर क्या मसाइल हैं जो कि फौरी तौर पे हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनको हल किया जाए? आई बिलीव नथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग नीड्स अ लिटिल बिट मोर परफेक्शन इन एवरीथिंग। सो यहाँ फुटबॉल के उसमें भी इसी तरह है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस की बात की, कोचेस की प्रॉपर एक ट्रेनिंग, कोचेस की इटसेल्फ ट्रेनिंग होती है, नॉट जस्ट द प्लेयर्स। सो सर्टिफाइड कोचेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड कम्युनिकेशन कोचेस आर बेसिकली ट्रेनिंग योर प्लेयर्स। वो सब कुछ है ना, मतलब तो उनको मैनेज करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यस, ठीक है। साद, आपको क्या लगता है कि क्या बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारी फुटबॉल के रास्ते में आ रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें हम इस बारे में तो काफ़ी अर्सा हो गया बात कर रहे हैं, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, एंड देयर आर अबाउट 4 टीम्स दैट आई एम कोचिंग राइट नाउ, जिसके अंदर लड़के भी हैं, प्रोफेशनल क्लब्स भी हैं, और ये जिस तरह आपने विमेंस की बात की, इसके अंदर ये एक प्लेटफॉर्म मैंने 5-6 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था विद माई फ्रेंड हिरा ताहिर, और हमने ये कहा था कि वी विल बी अकोमोडेटिंग ऑल दोज प्लेयर्स जो कि जिनको कभी मौका नहीं मिला या कभी जो खेलना चाहती हैं। अब जो हमारी टीम है उसके अंदर प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं who have represented themselves at national और domestic level, लेकिन वो लोग भी हैं जिनको ABC भी नहीं पता फुटबॉल की। So all those people who want to come and express themselves, express their talent, उनके लिए कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। We have a lot of clubs जो कहते हैं अच्छा जी ओके this player is talented, ओके ठीक है let's form a team and go and play matches. What about those जिनको सिखाना है, शुरू से सिखाना है? मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चियाँ आई हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, कहते हैं सर हमें शौक है सिखाएं, ठीक है। Where are those people who would want to invest time on them? 1-to-1 trainings कराएं उनको, आप उनको सिखाएं, उनको मोटिवेट करें कि even when you're 30 it's not too late, ठीक है, you can still go and आप अपना पैशन को परस्यू कर सकते हैं। जहाँ तक बात आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, there has to be a system। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातों रात जो है आपका लोग बदल दें या आप टीम बदल दें, और जो है आप देखें जो सक्सेसफुल ममालिक हैं जिनकी ये फुटबॉल जो फ्रेटर्निटी जो इस कदर जो इज़्ज़त लेके आती है मुल्क के लिए, इट हैज़ अ सिस्टम। वो एक बड़े उस एवोल्यूशन से गुजरे हैं, वो भी ऐसे ही होते होंगे ना, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। बट लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे ओके वी हैव टू इन्वेस्ट नॉट जस्ट फाइनेंशियली, बट हमने जिस तरह के ईमान ने भी बताया दैट आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका भी तो आपने उनकी भी एवोल्यूशन करनी है ना। पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए हैं आप, उनको जो फुटबॉल खेल चुके हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट और फुटबॉल खेल चुके हैं, फुटबॉल की बात करें फुटबॉल खेल चुके हैं और उनको नॉलेज भी हो, दे हैव मैनेजरियल स्किल्स, दे हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव सर्टिफिकेशंस। आई पर्सनली 2 से 3 मैं ऐसे फुटबॉल कोचेस को जानता हूँ जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लेके आए, इंटरनेशनली एक्रीडेटेड हैं वो, ठीक है, और उनकी एजुकेशन भी उस दे हैव मेड देम, बड़ा मेहनत करके उन्होंने बाकी सेक्रीफाइस। इवन जब मैं तो ऐसे जॉब्स करता हूँ, लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस किया था मैंने सारा सिस्टम, तो जब ये मैं कोचिंग वाली साइड पे आया 7 to 8 years ago, तो there are a lot of things that you have to let go. I had to leave a job, I had to sacrifice some अपने फैमिली के टाइम को sacrifice करके आप जाते हैं, ठीक है। देयर वर टाइम्स जब 30 से 40 लोग वहाँ पे एक जो है ना मेला लगा होता था प्लेयर्स का, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब एक प्लेयर मौजूद होता है ग्राउंड के अंदर, वो कहता है कि मुझे सिखाओ, कहती है मुझे सिखाओ, तो आप यू कैन जस्ट गिव देम अप। आपने उनका साथ पोटेंशियल है, एनर्जी है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, लेकिन एक सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम की कमी की वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप कागजी कार्रवाई करके बोलें अच्छा जी ये हमने पॉलिसी बना दी, फॉर्म बना दी। You have to motivate people. मैं आपसे सवाल करता हूँ, is there any marketing? कितने आप मैं पर्सनली ऐसे टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स को जानता हूँ, ठीक है, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी फीमेल फुटबॉलर्स को जानता हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, उनको आप कितने लोग उनको जानते हैं, आप उनको कितना प्रोजेक्ट करते हैं, आप कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके आपको पोस्टर्स बाहर नजर आते हैं, या जब फुटबॉल टूर्नामेंट होता है या डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उसके बैनर्स लगे होते हैं। क्रिकेट की बात कर लें अगर सिर्फ, तो वो इन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल
हालांकि हर किस्म के खेल की एक अपनी वैल्यू, एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उसकी सर्टेन ऑडियंस भी है, तो सबको केटर करना चाहिए। जो फुटबॉलर है ना, उसके लिए तो सारी दुनिया फुटबॉल है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे व्हेन आई यूज्ड टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल, तो हम तो ये सोचते भी नहीं थे कि हमें इसके इन रिटर्न पैसे मिलेंगे। हम तो खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाके और हम मैचेस खेल के आते थे, दिन रात ट्रेनिंग भी करते थे और जब हम मैचेस खेल के आते थे, वी हैड नो इंसेंटिव। हमें ये नहीं था कि अच्छा मैच खेलेंगे उसको मैच फीस मिलेगी या कोई उसके रिटर्न में कोई हमें कोई प्रोजेक्शन मिलेगी। कहते हैं नहीं यार, दिस इज आवर लाइफ, वी हैव टू डू इट। हमने किया, वो करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि देखें आप, यू मस्ट नो बेटर कि जिन लोगों के पास शायद इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमने अगली सुबह फिर उठते हैं, कहते हैं फुटबॉल ही खेलना है। दिस इज आवर लाइफ, दिस इज योर लाइफ। ईमान, आपकी लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने कब से स्टार्ट किया, पैशन, मोटिवेशन, ये सब कहाँ से आया और अभी फ्यूचर के लिए भी आप क्या सोच रही हैं? So I've been playing football for roughly 8 years now, since childhood. I've been that child जो active, energetic, athletic kid in the family. I'm that. So till now. And passion बस वहीं से आ गया, बचपन से ही खेलते आ रहे हैं तो वो बढ़ता चला गया। And when we moved to Islamabad from फैसलाबाद, तो यहाँ पे opportunities भी ज़्यादा थी, which I'm very grateful for. And so I joined some of the various clubs, switched between them, and and then I joined IFC Sarsar. Actually एक फेज प्लेयर की उसमें लाइफ में भी ऐसा आता है जब वो थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाता है, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, आउट ऑफ ट्रेनिंग हो जाता है। चैलेंजेस जब आपके रास्ते में आ रहे हैं। सो वो IFC ज्वाइन करने से पहले था, तो तो IFC लिटरली it was a game changer, I'd say. So सरसार ने काफ़ी हेल्प किया उसमें, पर्सनल अटेंशन टाइम भी दिया। And I remember the first training session, it was very intense, I'd say, in a good way, very intense, like workouts, pre-workouts, and it was, I called my friend, I'm like, तुम्हारे साथ भी हो रहा है? My whole body was sore and cramps and everything. She's like, no, मैंने जितना like किया था ना अपने हिसाब से, जितना I could take, मैंने उतना किया था, workout and everything. ठीक है। I'm like, I can push myself. I am that. So I pushed myself and I trained myself. And played various tournaments after that even, and obviously we went to different cities for like tournaments and everything. Like for example LUMS back in 2021, I guess, 2020 or something like that, I don't even remember that. So and then Peshawar for women's championship and then sorry to interrupt, हमारे पास टाइम कम है। साथ का क्विकली मैसेज भी चाहिए होगा, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। साथ if you want to add something. I have to say कि देखें, it all comes from the family. जब आपके देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बच्चा है ना, वो अगर फुटबॉल को किक मारता है और अगर आपके पेरेंट्स आपको क्लैप करेंगे, उसका दिल करेगा फिर से। सिमिलरली वी हैव टू ब्रिंग दैट सेम मोटिवेशन जो कि स्कूल्स में भी हो, टीचर्स में भी हो, हमारे इंस्ट्रक्टर्स में हो। यू हैव टू मोटिवेट देम। बिल्कुल जी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थी हमारी इस सबकी सोच। आप सब ने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।